Position. I You don't was have the cards right now. Have you said thank you once this entire meeting? No, in this entire meeting, have you said thank you? You have to be thankful. You don't have the cards. You got to be more thankful. जेलेंस्की और ट्रंप के बीच हुई व्हाइट हाउस में बहस, नहीं हो पाई मिनरल डील और लंदन में यूक्रेन के लिए लंबे समय के लिए शांति और स्थिरता पर हुई यूरोपियन देशों की एक तत्काल बैठक। पिछले कुछ दिनों में हुए इस घटनाक्रम के बाद अमेरिका, यूक्रेन और यूरोपियन देश क्या कदम उठाते हैं और इन सब पर रशिया का क्या रुख होगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। मगर इन सब के बीच यूक्रेन आज क्यों इस युद्ध की स्थिति से जूझ रहा है और रशिया के साथ उनका क्या इतिहास रहा है, यह जानने से शायद आप आज की इस स्थिति को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। 1917 में व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी के एक गुट बोल्शेविक्स ने रशियन साम्राज्य को उखाड़कर सोवियत यूनियन की स्थापना की, जिसमें रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, जॉर्जिया और अन्य देश शामिल थे। अब के यूरोप और एशिया में फैला हुआ यह सोवियत यूनियन उस समय का दुनिया का सबसे बड़ा देश था जो समाजवादी विचारधारा को मानने वाला था। कई साल बाद 1991 में यह सारे देशों ने सोवियत यूनियन से आजाद होते हुए अपनी स्वतंत्रता जाहिर की और सोवियत यूनियन का पतन हुआ। 1994 में बुडापेस्ट करार के तहत यूक्रेन ने सोवियत विरासत में मिले न्यूक्लियर हथियारों को छोड़ दिया और बदले में रशिया, यूके और यूएस की ओर से उनको सुरक्षा की गारंटी मिली। इस प्रकार के सिक्योरिटी एश्योरेंस में आमतौर पर शक्तिशाली देशों के सैन्य द्वारा हमला न होना या फिर और किसी असलामती के चलते इन देशों से मदद और रक्षा मिलना वगैरह होता है। रशिया की बॉर्डर से सटा हुए यूक्रेन को रशिया ने वादा किया कि वो यूक्रेन की आजादी, सरहदें और उनकी राजसी सत्ता का सम्मान करेंगे। और 1997 में यूक्रेन रशिया के इन्हीं संबंधों को आगे बढ़ाते हुए 10 साल की फ्रेंडशिप ट्रीटी भी हुई। सोवियत के टूटने और सारे देशों के अलग होने के बाद भी रशिया की बॉर्डर से सटे हुए यूक्रेन की संस्कृति, विरासत और सियासत में रशिया का प्रभाव अभी भी कायम था। सोवियत से अलग होने के बाद यूक्रेन हमेशा यूरोप एवं पश्चिम तरफी और रशिया तरफी जैसे दो विचारधारा में बढ़ता रहा है और यूक्रेन के राजकीय नेतृत्व में भी यह खींचतान बनी रही। 2004 में रशिया तरफी विक्टर यानुकोविच जब एक धांधली और उथल-पुथल वाला चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बनने जा रहे थे, तब पूरे यूक्रेन में जगह जगह आंदोलन हुए, प्रतिकार हुआ और यूक्रेन के सुप्रीम कोर्ट ने फिर से चुनाव करवाने के आदेश दिए। इस चुनाव में 52% वोटों से पश्चिम तरफी नेता विक्टर युश्चेंको की आखिरकार जीत हुई। उन्हीं के इलेक्शन कैंपेन के नारंगी रंग के चिन्ह से इस पूरे आंदोलन को ऑरेंज रिवॉल्यूशन के तौर पर जाना गया और युश्चेंको राष्ट्रपति बने। जाहिर था रशिया को धक्का लगा और यूक्रेन पर अपनी कूटनैतिक पकड़ ढीली होती दिखाई दी। सोवियत के खत्म होने के बाद पहली बार यूरोपियन यूनियन की तरफ झुकाव रखने वाला राजकीय पक्ष सत्ता में आया, मगर अगले 6 साल के शासनकाल में रशिया ने यूक्रेन को सताना जारी रखा। रशिया से यूरोप के देशों में जाने वाली गैस की लाइन यूक्रेन से गुजरती है। 2006 में गैज़प्रोम नाम की सबसे बड़ी सरकारी गैस कंपनी ने यूक्रेन से गैस के 4 गुना दाम मांगे। एक तरफ यूक्रेन इस गैस को खरीदने में अक्षम हो रहा था और दूसरी तरफ यूरोप को सप्लाई होने वाली गैस का उपयोग कर रहा था, जिसकी वजह से यूरोपियन देशों में गैस की कगिल्लत हो रही थी। इस बार तो गैस के मिले जुले दामों में यूक्रेन ने इस गैस को खरीदने के लिए मन मनाया, मगर 2009 में यूक्रेन ने आखिरकार गैस की ऊंचे दाम देने से मना कर दिया। इस बार गैज़प्रोम ने 7 जनवरी 2009 के दिन यूक्रेन और यूक्रेन से यूरोप तक पहुंचने वाले सारे गैस की सप्लाई रोक दी। यूरोपियन यूनियन के 16 देश इस रुकावट की वजह से मुश्किल में आ गए। बल्गेरिया और स्लोवेकिया जैसे ठंडे देशों को सर्दियों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस समय के दौरान यूरोप के देश रशिया के ऊपर अपनी इस निर्भरता के विकल्प ढूंढने लगा, मगर उसी समय 2009 में यूरोपियन यूनियन के दबाव में यूक्रेन, रशिया और यूरोप के बीच 10 साल के लिए गैस सप्लाई को लेकर करार हुआ और यूक्रेन आखिर गैस के ऊंचे दाम देने के लिए मजबूर हुआ। पार्टी ऑफ रीजन्स के प्रो रशियन नेता विक्टर यानुकोविच ने इस मेनहगी डील का काफी विरोध भी किया। 2010 में वोटों के खरीद फरोख्त के इल्जामों के बीच विक्टर यानुकोविच यूक्रेन के राष्ट्रपति बन गए। जैसे रशिया चाहता था, यानुकोविच ने यूरोप के साथ यूक्रेन के एकीकरण को ठेला और जब 2013 में उन्होंने यूरोपियन यूनियन के साथ मिलने के एग्रीमेंट को नहीं स्वीकारा और बदले में रशिया से $15 बिलियन ले लिए, तब एक बार फिर से यूक्रेन में आंदोलन शुरू हो गए। यह आंदोलन यूरोमैडन के नाम से जाना गया।
18 से 22 फरवरी 2014 का घटनाक्रम यूक्रेन का आने वाला भविष्य बदलने जा रहा था। उस 4 दिनों में यानुकोविच के इशारे पर पुलिस ने आंदोलनकारियों को रोकने के लिए बल प्रयोग किया। सैकड़ों आंदोलनकारियों ने जान गंवाई। इन घटनाओं की वजह से अमेरिका और यूरोप ने यानुकोविच को धमकाते हुए स्थिति को नियंत्रित करने का दबाव बढ़ाया। इस तरफ यानुकोविच ने विपक्ष के साथ करार करते हुए चुनाव जल्दी करवाने के लिए सहमति जताई, मगर आंदोलनकारी चाहते थे कि यानुकोविच तुरंत इस्तीफा दे। 22 फरवरी 2014 की रात यानुकोविच कीव छोड़कर रशिया भाग गए। एक आलीशान जीवन शैली, अपने खिलाफ लड़ रहे आंदोलनकारियों पर दमन और क्रूरता और आंदोलन का सामना करने से भाग जाने वाले यानुकोविच को यूक्रेन की पार्लियामेंट ने पद से हटाया। जैसे ही यानुकोविच ने सत्ता गंवाई, तिलमिलाए हुए रशिया ने यूक्रेन के क्रीमिया को गैर कानूनी तरीके से हथियाना शुरू किया। एक तरीके से यह रशिया का यूक्रेन पर सीधा हमला था। इन सब के बीच यूरोपियन यूनियन यूक्रेन की स्थिति को सुधारने और यूरोप यूक्रेन के संबंध मजबूत करने के लिए प्रयत्नशील रहा। यूरोपियन यूनियन ने क्रीमिया के राज्य हरण में शामिल रशियन इकाइयों के ऊपर प्रतिबंध लगाए और आगे चलकर व्यापार, ऊर्जा, सैन्य के अलावा व्यक्तियों पर भी प्रतिबंध बढ़ाए। दूसरी तरफ यूक्रेन ने यूरोपियन एसोसिएशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करके यूरोप के साथ अपने आर्थिक और राजकीय संबंधों को मजबूत करने का पक्का इरादा जताया। फ्रांस और जर्मनी की मध्यस्थी से हुए मिन्स्क करार की मदद से पूर्वी यूक्रेन में आगे बढ़ रही युद्ध जैसी स्थिति को टालने का भी प्रयास किया। 2015 और उसके बाद भी युद्ध विराम के बावजूद रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमले जारी रखे। पूर्वी यूक्रेन में डोनबास और उसके आसपास के इलाकों में लगातार हमले करता रहा। दिसंबर 2015 में एक साइबर अटैक के द्वारा रशिया ने यूक्रेन का पावर ग्रिड हैक करते हुए पश्चिमी यूक्रेन में तकरीबन 6 घंटों के लिए ब्लैकआउट हो गया। ऐसा ही दूसरा अटैक 2016 में यूक्रेन के कीव पर किया गया, एक और ब्लैकआउट। और फिर 2017 में यूक्रेन के बैंकिंग और सरकारी तंत्र पर रशिया ने साइबर अटैक्स किए। लगातार 7 सालों तक रशिया यूक्रेन पर हथियारों से, दबावों से और साइबर मालवेयर के जरिए हमले पर हमले करता रहा। रशिया की ओर से हो रहे हमलों के बीच यूक्रेन की संसद ने डोनबास को अस्थायी रूप से रशिया के नियंत्रण में होने का कानूनी तौर पर स्वीकार किया और 1997 से चले आ रहे मैत्री करार को अमान्य घोषित किया। 2018 के नवंबर में रशिया ने ब्लैक सी में यूक्रेन नौसेना के 3 जहाज और 24 नाविकों को बंदी बनाया। रशिया लगातार यूक्रेन पर इस प्रकार से दबाव बनाना चाहता था कि कभी न कभी यूक्रेन उनके सामने टूट जाएगा, झुक जाएगा। उसी समय 2019 में यूक्रेन में एक अजीबोगरीब बदलाव आता है। एक्टर और कॉमेडियन के रूप में मशहूर वोलोडिमिर जेलेंस्की, जिन्होंने कुछ 3-4 साल पहले एक टीवी शो में यूक्रेन के राष्ट्रपति का रोल निभाया था, वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं। अपनी पार्टी को वही टीवी शो का नाम देकर और उसी शो के एक पोस्टर से पार्टी का सिंबल बनाकर और 72% वोट पाकर बनते हैं यूक्रेन के अगले प्रेसिडेंट। यूक्रेन के इतिहास की सबसे बड़ी चुनावी जीत। यह था वोलोडिमिर जेलेंस्की के राष्ट्रपति बनने तक का घटनाक्रम। इसके बाद जेलेंस्की के राष्ट्रपति पद पर रहते रशिया के साथ हुई वार्ताएं, युद्ध रोकने के प्रयास और आज जब 3 साल के बाद भी युद्ध विराम के लिए अमेरिका और यूरोप के अन्य देश अपने अपने नजरिए से प्रयास कर रहे हैं, उसका लेखा जोखा हम इस वीडियो के दूसरे भाग में देखेंगे। ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद क्या बदलाव आए और क्यों नहीं रहा, अब ये सिर्फ यूक्रेन का मुद्दा, इन सब सवालों के बारे में चर्चा करेंगे दूसरे भाग में। मैं हूं नीलोफर और आप देख रहे हैं अनम्यूटेड का वसुधैव कुटुंबकम।